हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। ये क्लास सेवन्थ, कक्षा सेवन्थ का भूगोल जो सब्जेक्ट है आपका, उसका चैप्टर नंबर 6 है। अब तक हमने 5 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अभी हमारा 6 चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो देखो बच्चों, इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। ठीक है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी, तो वह स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। मतलब कोई सलीमा है, एक लड़की है जो कि ग्रीष्म शिविर में अपने हिमाचल प्रदेश गई है अपने सहपाठियों के साथ। तो वो वहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति और जो वहाँ पे जो स्थलाकृति है, पहाड़ हैं, ये सब उनको देख के वो हैरान हो रही है। तो गिरिपाद में स्थित ताल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो रहे थे, और पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों वाले शंक्वाकार बेतान लंबे वृक्ष दिखने लगे। जो गिरिपाद मतलब पर्वत के जो पाद में, मतलब नीचे की साइड में जो पैरों में, मतलब एक तरह से पर्वत का जहाँ ढलान होता है, तो जब ये पर्वत है, तो यहाँ पे जो वृक्ष थे, जब ऊपर चढ़ते जाओगे तो ये जो वाले वृक्ष थे, ये धीरे धीरे क्या हो रहे थे, अदृश्य होते जा रहे थे। मतलब उसकी आंखों से अदृश्य हो रहे थे, ओझल हो रहे थे। और जब वो पर्वत की ढलानों पर उसको क्या दिख रहे थे, पतली नुकीली पत्तियों और शंक्वाकार बितान, इस तरह के शंक्वाकार टाइप के लंबे लंबे वृक्ष दिखने। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया, और उन पे कैसे फूल लगे, लाल लाल। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। किसके फूल थे? रोडोडेंड्रॉन। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई। उसने देखा कि कुछ स्थानों पर छोटी-छोटी घास थी और बर्फ से ढकी हुई भूमि। ठीक है? तो यहाँ तक तो हमने कोई ख़ास ऐसी कोई चीज़ सीखी नहीं है। केवल ये है कि वो एक सलीमा घूमने गई है, तो वो वहाँ पे एक वर्णन कर रही है कि उसने क्या-क्या देखा हिमाचल में। अभी देखो बच्चों, सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊँचाई एवं वनस्पति की विशेषताएँ एक-दूसरे से संबंधित। तो इससे हमने ये सीखा है कि जो स्थल की ऊँचाई है, जहाँ पे आप रह रहे हो या जहाँ पे आप जा रहे हो, उस स्थान की जो ऊँचाई होती है, उस पे वनस्पति की विशेषताएँ निर्भर करती हैं। ऊँचाई में जैसे-जैसे परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। क्योंकि बच्चों, जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती जाती है, आपकी जलवायु चेंज होती है, ठीक है? क्योंकि जलवायु जो डिपेंड करती है, वो ऊँचाई पे भी डिपेंड करती है। जैसे स्थल की ऊँचाई है, आप आगे बढ़ोगे, ठीक है? और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति पाई जा रही है, उसमें भी बदलाव होता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तो जो वनस्पति की वृद्धि है, वो किस पर निर्भर करती है बच्चों? तापमान पे और नमी पर। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा ये किस पर निर्भर करती है? ढाल और मिट्टी की जो परत की मोटाई है। तो आपसे कोई पूछे कि वनस्पति की वृद्धि किस पे निर्भर करती है, तो आप कहोगे तापमान पे, वहाँ की नमी पे, और वहाँ की जो मिट्टी है, उसकी परत की मोटाई और मिट्टी का ढाल क्या है, इस पे निर्भर करती है। तो ये हमने अब इस पे सीखा। इन घटकों में अंतर के कारण किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ये जो हमने घटक बताए, तापमान, नमी, ढाल और मिट्टी की मोटाई, ये सब चेंज होती है, उसी हिसाब से उस स्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है, उसकी सघनता और कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति का प्रकार होगा, ये भी बदलता जाता है। तो आमतौर पर जो आप प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में बाँटा जाता है। सबसे पहले क्या होगी? वन। आपने वनों का नाम सुना होगा, वन। वन क्या होते हैं कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन कहाँ उगेंगे? घने जंगल टाइप के, जहाँ पे तापमान अच्छा रहेगा और वर्षा परिपूर्ण होगी, अच्छी वर्षा होगी। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। कारकों के आधार पर कैसे वन विकसित होंगे? खुले और सघन। सघन वन भी हो सकते हैं और खुले वन भी हो सकते हैं। उसके बाद में वनस्पति का प्रकार है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, तो आप कहोगे घास स्थल। इस तरह की बच्चों, घास स्थल। उसके बाद में आते हैं कांटेदार झाड़ियां, और जहां पे अच्छी बरसात होती है वहां पे क्या पाए जाते हैं बच्चों? वहां पे आपके वन पाए जाते हैं। और घास स्थल यहाँ मध्यम वर्षा, और जहां पे बरसात कम होती है वहां पे कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। कांटेदार झाड़ियां एवं झाड़ कहाँ पैदा होते हैं बच्चों? शुष्क क्षेत्रों में। तो आपको पता चल गया कौन सी प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पाई जाती है। सलीमा जो है, हिमालय की यात्रा का यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके जो पिता हैं, वो विश्व के विभिन्न भागों पे जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। तो उसके पापा क्या है कि ट्रैवल करते हैं, बड़े बड़े महाद्वीपों में गए हैं, विभिन्न विभिन्न महाद्वीपों। तो उसके पिता ने ये बताया कि किस किस महाद्वीप में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है। उन्होंने उपद्रवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, उपद्रवीय प्रदेशों में कैसे वन मिलते हैं बच्चों? शंकुधारी।
रेगिस्तानों में क्या मिलता है? कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी ही, क्योंकि रेगिस्तान में बरसात कम होती है। आद्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में अन्य जानकारियाँ दी। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। ये आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन में एक लाइन में पूछ लेगा कि प्राकृतिक वनस्पतियां जो भिन्न भिन्न भागों पर विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन में दे देगा जलवायु या कुछ कुछ दे देगा, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? जलवायु। आइए हम विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों और उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। यही तो हमारा चैप्टर है कि प्राकृतिक वनस्पतियों और वहां पे जो रहने वाले वन्य जीव हैं उनकी जानकारी हम प्राप्त करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों वनों के बारे में। देखो बच्चों, वन उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नाम से देखो, उष्ण कटिबंधीय यानी किस क्षेत्र में पाएंगे? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाए जाएंगे। और किस तरह के वन है ये? सदाबहार, मतलब हमेशा हरे भरे रहेंगे। और क्या है? वन है। तो वन है तो मतलब ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में मिलेंगे। तो इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक है, ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध। देखो आपको याद होगा, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाला, ठीक है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर की तरफ में आप 23.5 डिग्री नॉर्थ जाओगे और नीचे की तरफ में 23.5 डिग्री साउथ जाओगे, तो ये हो जाएगी आपकी कर्क रेखा। 23.5 नॉर्थ पे हो जाएगी कर्क रेखा और नीचे की जगह पे हो जाएगी मकर रेखा। ये इनके बीच में जो क्षेत्र है ये पूरा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र। कौन सा बच्चा? बच्चों उष्ण कटिबंध। तो ये जो वन मिलते हैं ये इसी क्षेत्र में मिलते हैं, भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के पास। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, आपको पता है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या सीधा पड़ता है इस क्षेत्र पर ज्यादातर समय पर। तो ये क्षेत्र क्या रहेंगे? गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे जो भी जल स्थल होगा वहां से क्या होगा? गर्मी होगी, गर्मी होगी तो क्या होगा? जल वाष्प बनेगा, जल वाष्प बन के यहाँ पे बरसात होती रहेगी। तो इस वाले क्षेत्र में क्या है? बरसात ज्यादा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। क्योंकि यहाँ पे मौसम कभी शुष्क ही नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो पेड़ों की पत्तियां हैं बच्चों, वो पूरी तरह कभी नहीं झड़ेंगी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? सदाबहार वन कहा जाता है। इसलिए आपको समझ में आया, सदाबहार हमेशा हरे भरे रहेंगे क्योंकि पत्तियां कभी झड़ती ही नहीं है। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। बड़ी बड़ी इसकी क्या होती हैं? वो होती हैं, तने होते हैं और बड़ी बड़ी क्या होती हैं? शाखाएं होती हैं और उन पे पत्तियां होती हैं। तो इसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है बच्चों, वनों के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, मतलब नीचे तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी। तो आपसे पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है? तो आप बताओगे रोजवुड, आबनूस और महोगनी, ये वृक्ष हैं। ठीक है। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वो पृथ्वी के फेफड़े की तरह माने जाते हैं। अमेजन के जंगलों को भी फेफड़ा माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा मतलब सांस देते हैं, हवा देते हैं। एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप, आपने सुना होगा, एनाकोंडा मूवी भी देखी होगी। वो विश्व का सबसे बड़ा सांप है। वो कहाँ पाया जाता है बच्चों? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है, इतना बड़ा होता है। मगर जैसे जानवर को भी खा जाता है। तो आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन समझ में आया। इसमें आपको बस इतना याद रखना है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी ये सदाबहार होते हैं, इनकी पत्तियां नहीं झड़ती और इनके उदाहरण क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें एनाकोंडा जैसे सांप मिलते हैं। ब्राजील का उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वो पृथ्वी के फेफड़ों की तरफ काम करते हैं। ये देख रहे हो आप, इनको बोलते हैं चारों तरफ हरे। अब आते हैं हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अभी तक आपने उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले सदाबहार वन सुने, अब उष्ण कटिबंध में ही पाए जाने वाले पर्णपाती वन। इसकी जगह सदाबहार कर दोगे तो वो हमेशा हरे भरे रहेंगे। और पर्णपाती हो गया मतलब पत्ती गिर जाती है, पर्ण मतलब पत्तियां और पाती मतलब गिरना, तो ये हो गए पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं? मानसूनी वन होते हैं। ये ऐसे वन होंगे मानसूनी, तो मानसूनी जहां पे जलवायु होगी उस तरह के क्षेत्रों में ये पाए जाएंगे। जो कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में। ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है, इधर कहीं ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ हमारा भारत है, और इधर हमारा यहाँ पे क्या है? उत्तरी अमेरिका। इस वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। कौन कौन से? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ये हमारे कौन से? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। चित्र नंबर 6। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं क्योंकि यहाँ पे मौसमी जलवायु पाई जाती है, तो इसलिए ये पर्णपाती वन है। जैसे मौसम चेंज होता है, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में, जब सूखा मौसम होता है, तब जल को संरक्षित करने के लिए यहाँ के वृक्ष क्या कर देते हैं बच्चों? पत्तियों को गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं।
इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल हो गया, सागवान हो गया, नीम और शीशम। तो आप जानते होंगे नीम, शीशम, सागवान, साल, ये सब लकड़ियाँ भारत में ये वृक्ष होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये तो इनके उपयोग हो गए। अब इनमें जो जंग से जानवर पाए जाते हैं वो कौन है? बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, ये सब इनमें पाए जाते हैं। ये देख रहे हो बाघ, टाइगर कैसे। अब के बाद में ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? उन राज्यों के नाम लिखो। आप ये सर्च करना नेट पे कि शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं और भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में ज्यादातर ऐसे ही पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब आओ आगे। ये देख रहे हो आप, पत्तियां झड़ गई, इनकी सूख गई हैं, ये होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और बताओ मध्य अमेरिका में, जहां पे कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा और उष्ण कटिबंध के क्षेत्रों में, जहां पे हमेशा बरसात होती रहती है और गर्म क्षेत्र रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम शीतोष्ण। अभी तक हम उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे थे, अब हम शीतोष्ण की बात करेंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जहां पे मध्य अक्षांश है। ठीक है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में, और उसमें भी तटीय जो प्रदेश हैं, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, और ये आपका 23 डिग्री हो गया, ये 65 डिग्री कुछ होता है, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ पे 33.5 डिग्री साउथ हो गया, और यहाँ पे ये 66 डिग्री वाला हो जाता है, 66.5 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ वाला हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ना, पहले 6 चैप्टर में। तो अब क्या होगा कि ये जो वन है शीतोष्ण सदाबहार, ये मध्य अक्षांशों में मिलेंगे। जो मध्य अक्षांश है ना, इस वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, मध्य अक्षांशों में, जैसे कि दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, और उनके भी तटीय प्रदेशों में, ये आप रखना, उनमें भी तटीय प्रदेश, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी चीन, साउथ चीन में, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, यहाँ पे बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कैसे कैसे? बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये बांस होगा आई थिंक, बांस, चीड़ और यूकेलिप्टस, ये आप देखिएगा। देखो, और यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? जानवर देखो बच्चों, जानवर यहाँ पे मिलते हैं आपके। देखो, ये गोल्डन लंगूर कहाँ मिल रहा था? ये आपने देख रहे हो गोल्डन लंगूर, ये कहाँ मिल रहा था? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। ठीक है बच्चों, हाथी और ये सब, ठीक है, हाथी भी कहाँ मिल रहे थे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। शीतोष्ण सदाबहार वन हो गए ये शीतोष्ण। अब ये कौन से? सदाबहार है, मतलब हमेशा हरे भरे रहेंगे। ये तटीय प्रदेशों में मिलेंगे और मध्य अक्षांशों में मिलेंगे। उदाहरण हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिणी पूर्वी ब्राजील। ठीक है, और अगला है शीतोष्ण पर्णपाती वन। पर्णपाती, अब देखो उष्ण कटिबंधीय में दो तरह के बनते हैं, सदाबहार, पर्णपाती। ऐसे शीतोष्ण में, शीतोष्ण कटिबंध में सदाबहार और पर्णपाती। तो सदाबहार तो मिलेंगे तटीय प्रदेशों में, मध्य अक्षांशों में, और ये जो पर्णपाती है ये उच्च अक्षांशों में मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे? उच्च अक्षांशों में, 66.5 डिग्री से और ऊपर जाओगे ध्रुवों की तरफ तब ये मिलेंगे। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, जैसे ये अमेरिका है हमारा, तो ये उत्तर वाला अमेरिका, उत्तरी अमेरिका मान लीजिए, और उसका उत्तर पूर्वी भाग यहाँ पे उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन में मिलेंगे, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में ये यहाँ पाए जाते हैं। मतलब जो ऊपर की तरफ बढ़ोगे आप, तो 66.5 डिग्री से और ऊपर बढ़ोगे तब ये मिलेंगे। ठीक है, जब ध्रुवों की तरफ जाओगे, मतलब उच्च अक्षांशों की तरफ जाओगे। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी पत्तियों को शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो सेम बांज, मतलब बांज हो सकता है कोई पेड़ ही होगा, इसका बार बार नाम आ रहा है, बांज, एस और बीच आदि, ये सब क्या है? पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं। ये कैसे जानवर हैं? यहाँ के आम जानवर जो यहाँ पाए जाते हैं, हिरण हो गया, लोमड़ी, भेड़िए, इस तरह के जानवर यहाँ पे मिलते हैं। फीजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। कैसे पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे? फीजेंट और मोनाल, देख रहे हो आप, ये पक्षी मिलते हैं, फीजेंट और मोनाल। ये है शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद में आते हैं हम भूमध्य सागरीय वनस्पति के बारे में। अब हमने शीतोष्ण के दो देखे, सदाबहार, पर्णपाती, उसके बाद उष्णकटिबंधीय के देखे, सदाबहार, पर्णपाती। अब हम देखेंगे भूमध्य सागरीय के बारे में। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। देखो, महाद्वीपों के जो पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारे हैं उनके जो अधिकांश भाग हैं वो शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। कहाँ पर है ज्यादातर? ये पूर्व में और उत्तरी पूर्वी किनारों पे, तटीय प्रदेशों में। कैसे पेड़ हैं? शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती, अभी हमने जो डिस्कस किया था। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न है, लेकिन दक्षिणी और, मतलब सॉरी, पश्चिमी, जैसे हम जो महाद्वीप लें,
उसका एक का तो आप पूर्वी भाग देखो और एक उत्तर पूर्वी किनारे देखो। इन किनारों पे जो वनस्पति है वो अलग है और इस किनारे पे वनस्पति अलग है। मतलब पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पे वनस्पति, यहाँ पे जो वनस्पति होगी वो इस वनस्पति से अलग है। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति, यहाँ मिलेगी भूमध्य सागरीय वनस्पति। कैसी मिलेगी बच्चों? भूमध्य सागरीय वनस्पति। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ? जहाँ भूमध्य सागर है उसके समीप वाले, आप भूमध्य सागर मैप पे देखिएगा, वहां पे ये वनस्पति मिलती है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इनमें भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन प्रदेशों में कैसी वो ऋतु पाई जाती हैं? गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। मतलब खट्टे जो फल होते हैं वो मिलते हैं, संतरा ये सब। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, यहाँ पे वन्य जीवन बच्चों कम मिलता है, जहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है। अब अगली जो वनस्पति है वो है शंकुधारी वन। देखो शंकुधारी वन कहाँ मिलेंगे? ये उच्च अक्षांशों में, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, जहाँ 50 डिग्री और 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। भव्य शंकुधारी वनों को क्या कहा जाता है बच्चों? टैगा। जो इस तरह के देख रहे हो आप, शंकु जैसे ऐसे ऊपर शंकु जैसे बन रहे हैं, तो इनको बोला जाता है टैगा। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। कहाँ पे देखा था उसने? हिमालय में। यही ऊंचाई पे मिलते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ एवं वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। लंबे और नरम लकड़ी वाले सदाबहार है, हमेशा हरे भरे रहते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए, मतलब कागज बनाने के लिए यूज होता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस के लिए और पैकिंग के लिए बक्से बनाने में उपयोग किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। कैसे पेड़ हैं? चीड़ और देवदार। ये लकड़ी बहुत महंगी होती है, चीड़ देवदार वाली। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। शुद्ध या अनछुआ। हिमाच्छादित शंकुधारी, देखो इनमें बर्फ पड़ रही है, इससे भी आपने देखा होगा कहीं हिमालय की साइड में आप गए होंगे तो इस तरह के भी क्या होते हैं? शंकुधारी बने। इनमें क्या है? हिमाच्छादित, मतलब बर्फ पड़ी हुई है इन पे। अब हमने जो सीखे हैं वो वन सीखे हैं। तो वन में हमने 5 चीजें पढ़ी हैं बच्चों। एक पढ़ा था हमने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वाले वन पढ़े हमने। उसके बाद पढ़े हमने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो पत्तियां गिरा देते हैं। फिर शीतोष्ण सदाबहार वन, फिर शीतोष्ण पर्णपाती वन, और एक पढ़ा हमने भूमध्य सागरीय वनस्पति, जो भूमध्य सागर में पाई जाती है। और एक पढ़ा शंकुधारी वन, जो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालय और इसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। अब हम पढ़ेंगे वन तो हो गए, अब पढ़ेंगे घास, और घास के बाद पढ़ेंगे कांटेदार झाड़ियां जो रेगिस्तान वाली थी। तो घास स्थल में देखोगे आप, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल, ये वन जो है वो भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उगाते हैं। मतलब भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं ये, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्ण कटिबंध क्षेत्रों तक फैले होते हैं। कहाँ तक फैले होते हैं? उष्ण कटिबंध से, जैसे ये भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री वाली, दोनों तरफ उष्ण कटिबंध क्षेत्रों तक ये फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, अब ये वनस्पति एक्चुअली उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में नहीं होगी। कुछ भूमध्य रेखा से उष्ण कटिबंध के बीच में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पे बरसात कम होती है, तो वहां पे ये वनस्पति पाई जाती है, घास स्थल वाली। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। देख रहे हो आप, ये 3 से 4 मीटर ऊंची। 1 मीटर सोचो आप कितना होता है? 3 फुट का होता है, तो 3 से 4 मतलब 12-12 फीट ऊंची ये घास हो जाती है। 10-10, 12-12 फीट तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। अफ्रीका का कौन सा घास स्थल? सवाना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सवाना घास स्थल कहाँ पर है, तो अफ्रीका में। और वो किसका उदाहरण है? उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। सामान्य रूप से उष्ण कटिबंधीय घास स्थल में कौन मिलेगा? हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, ये सब जानवर पाए जाते हैं। अगला हो गया शीतोष्ण। तो उष्ण कटिबंधीय हो गया, अब शीतोष्ण घास स्थल मतलब शीत वाले क्षेत्र में भी मिलती होगी। ये मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाएंगे। ये तटीय क्षेत्रों में नहीं मिलेगी, महाद्वीप के भीतरी भागों में मिलेगी ये वनस्पति शीतोष्ण घास स्थल। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी होती है और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस हो गई, बाइसन, एंटीलोप, ये सब पाए जाते हैं। कहाँ पे? शीतोष्ण घास स्थल में। ये याद रखना कि जो छोटी घास है ये कहाँ मिलेगी? महाद्वीप के भीतरी क्षेत्रों में, मध्य अक्षांश में। इसको बोलेंगे शीतोष्ण घास स्थल। और जो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है वो बड़ी होती है, लंबी होती है, 12-12 फीट लंबी, 3 से 4 मीटर। अगला है कटीली झाड़ियां। ये तीसरे टाइप की वनस्पति थी जो हमें पढ़नी थी। ये शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। हमारे यहाँ जैसे राजस्थान है उसमें मिलेगी ये शुष्क रेगिस्तान में। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं,
ज़्यादातर जो उष्णकटिबंधीय जो रेगिस्तान है बच्चों, वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे हैं, आप देखिएगा। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करिए। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बना सकते हैं? भारत का जो बड़ा रेगिस्तान है वो क्या है? थार वाला रेगिस्तान, पश्चिमी रेगिस्तान जो है हमारा पश्चिमी राजस्थान। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएँगे, रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए, तो आपको तो पता ही है ना बच्चों, ऊँट मिलता है, भेड़, बकरी ये सब। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएँगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। ध्रुवीय प्रदेश में बच्चा आपको पता ही ठंड मिलती है ना। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ध्रुवीय प्रदेशों में जो वनस्पति है बच्चों वो कौन-सी है? बहुत ही सीमित है और वहाँ पे काई मिलेगी, लाइकेन और छोटी-छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। ये क्या होता है कि जब ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलती है तब ये विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? टुंड्रा। टैगा, टैगा आपको याद है? और ये था टुंड्रा। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये वनस्पति कहाँ मिलती हैं बच्चों? यूरोप में, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में। क्योंकि ध्रुवीय टाइप की वनस्पति है टुंड्रा वनस्पति। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ेगा तो जानवरों की जो चमड़ी होगी वो क्या होगी? मोटी होगी, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, बालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग जो होते हैं वो कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते हैं। कृषि के लिए और आवास के लिए स्थान चाहिए तो वो क्या करते हैं? वनों को काट के साफ करते हैं। इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वनों को काटोगे तो आदमी वहां पे घर बना लेगा तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएँगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएँगे? क्या आपको लगता है ये सब मिल पाएँगे? तो ये सब क्या है? वनों को काटने के दुष्प्रभाव हैं। देखो वनस्पति काटते हो आप, वनों को काटते हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का जो वन्य जीवन है वो तो प्रभावित होता ही है। साथ के साथ आपके पेड़-पौधे, ये ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें भी प्रभावित होती हैं। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में कमी पर चर्चा करें। इसके संरक्षण के बारे में सुझाव दें। देखो ये बच्चों ध्रुवीय भालू, बालरस, सील, ये सब कहाँ मिलती है? ध्रुवीय प्रदेशों में। ये सब भी आप देख सकते हो, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है। घास स्थल। पूर्वी अफ्रीका में जो घास स्थल है वो सवाना है। ब्राज़ील में जो घास स्थल है उनको क्या बोला जाता है बच्चों? कंपोस। ये उष्णकटिबंधीय वाले घास स्थल है, मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेंगे। वेनेजुएला में लानोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लानोस। ये आप याद रखना, 1 नंबर में पूछ सकता है कि वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या बोला जाता है? लानोस, कंपोस, सवाना, तो लानोस। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन-कौन से हैं? जैसे अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरी पूछ लेगा। प्रेरी घास स्थल कहाँ पे पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में। स्टेपी, ये भी पूछा जाता है, मध्य एशिया में स्टेपी। दक्षिणी अफ्रीका में बेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डान। ये जो है ना, ये आप पक्का याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में आने का पूरा-पूरा चांसेस है। और इसमें जो ध्रुवीय प्रदेशों में जो वनस्पति के नाम दिए हैं ना, वो आप पक्का याद करिए। कौन-सी कहाँ मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है, और आप मैप पे एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पे बता देता, लेकिन थोड़ा-सा एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बताने में वीडियो थोड़ा लंबा होगा और मेरे पास अभी थोड़ा-सा इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ। बाकी अदरवाइज़ मैं इसको ढंग से आपको हो सकता है अगली क्लास में और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा कि कौन-सी वनस्पति, मैप पे बता दूँगा कि कौन-सी वनस्पति कहाँ मिल रही है। अभी आप क्या है, अपने खुद से एक बार मेहनत करके देखिए कि आप खुद से मेहनत करोगे आपको जल्दी याद होगा। मैं बताऊँगा तो क्या है कि आपको बस थोड़ा-सा दिमाग में रहेगा, भूल जाओगे। तो आप ये जो देश है ना, इनको आप देखिए और वहाँ पे मार्क कर लीजिएगा कि कौन-सी वनस्पति कहाँ मिलती है। ये आने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। इस चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। वनस्पतियों का विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है? जलवायु, तापमान, नमी, मृदा, ये सब पे। प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणी कौन-कौन सी हो जाएँगी? बच्चों आप बता ही सकते हो ना? वन, घास स्थल और आपकी कटीली झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताइए। बना सकते हो, रोज़वुड हो गया और वो सब जो थे आपके, ठीक है? एक और था ना, आप बता सकते हो। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? बता सकते हो आप, है ना? जहाँ पे भारत में और इसमें जहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है? नींबू वंश के फल किस जलवायु में उगते हैं? ये भी आप बता सकते हो, किस तरह की जलवायु में नींबू वंश के फल, जो मैंने खट्टे फल बताए थे ना, संतरा ये सब। शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग बताइए। बता सकते हो आप, शंकुधारी वन की लकड़ी के क्या उपयोग हैं? विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? ये आप बता सकते हो, घास स्थल मौसमी कहाँ पाए जाते हैं? मौसमी घास स्थल वही जो आपके उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं, वो वाले हैं। काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति है ये, ठीक है? कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में मिलती हैं, ये आप बता सकते हो, ठीक है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर, सदाबहार वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? बंदर, ये सब आप बता सकते हो।
ठीक है। शंकुधारी वन की एक मुख्य प्रचर्चित, ये आप क्या है कि सारे क्वेश्चन स्टेप ही, मैंने कहा था ना स्टेप ही पूछ लेगा, मध्य एशिया में मिलता है, ये सब क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, आप इनको एक्सप्लेन करिएगा एक एक बार, इन क्वेश्चन को इनको मिलान कर लीजिएगा, मिलान होता है। मैं डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक दो बार पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है, आपको इतना बता रहा हूँ। और अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो चैप्टर है वो है आपका मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, और उससे अगला है आपका मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, और लास्ट चैप्टर रहेगा आपका रेगिस्तान में जीवन। तो हो सकता है कि मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें तीनों चैप्टर एक साथ करा के आपकी 7th की ज्योग्राफी फिनिश करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरा वीडियो बन नहीं पा रहे थे। तो अभी ये 7th वाला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, 6th वाला चैप्टर, उसके बाद में तीनों का एक साथ में वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।